अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलसी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलसी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696333333 पर और विजिट करें www.majorkalsiclasses.com। जय हिंद स्टूडेंट, दिस इज ज्योति पांडे फ्रॉम एमकेसी प्रयागराज। हम आपके सामने लेकर आए हैं नेवी एमआर में जनरल साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें आपको मिलेंगे 10 सवाल। बढ़ते हैं सवाल की ओर। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम या नन ऑफ दिस। यानी रॉकेट किस संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान, ऊर्जा, संवेग या इनमें से कोई नहीं। आप सभी ने कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम और संवेग संरक्षण के नियम पढ़ा होगा। अगर रॉकेट की वर्किंग की बात की जाए तो ये बेस होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम में, जिसमें कहा जाता है कि कॉलिजन से पहले का जो टोटल मोमेंटम है और कॉलिजन के बाद का जो टोटल मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। या मैं ये कहूं कि किसी भी पूरे सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है, जो कुल संवेग है, वो हमेशा संरक्षित रहेगा। एंड रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम, कि इसमें यहाँ पर भी क्या होता है, आपका टोटल मोमेंटम जो है, संवेग जो है वो संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेजरिंग एल्टीट्यूड्स। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास बैरोमीटर, प्लेन मीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, सीधा आपको इंस्ट्रूमेंट का ही नाम बताना है। और आप जानते हैं कि अगर हम एल्टीट्यूड मेजर करने की बात करें तो एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दैट इज अल्टीमीटर। अल्टी फॉर एल्टीट्यूड, ठीक है। यहाँ पर इस चीज से ध्यान रखें दैट अल्टी मीन्स अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई। तो ऊंचाई नापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज अल्टीमीटर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है द इको इज प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड वेव्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, द स्कैटरिंग ऑफ साउंड, द रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, नन ऑफ दिस। यानी किसके कारण ध्वनि तरंगों में प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है? ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि का प्रकीर्णन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, और यही साउंड एनर्जी, जैसे कि अभी हम लोग बोलते हैं तो इस बंद कमरे में ये जो आवाज है, जो साउंड एनर्जी है, ये हर एक दीवार से टकराएगी। और यही कारण है कि किसी एक खाली रूम के अंदर जब हम लोग शोर करते हैं, जब आवाज करते हैं तो वो गूंजती है। क्यों? क्योंकि वहां इको प्रोड्यूस हो रही है, वहां पर एक प्रतिध्वनि उत्पन्न हो रही है। और ये प्रतिध्वनि उत्पन्न क्यों हो रही है? क्योंकि ये साउंड एनर्जी दीवार से टकराती है और उसके बाद वापस आती है। किसी सरफेस से जब कोई एनर्जी टकराएगी, चाहे मैं लाइट की बात करूं या मैं साउंड की बात करूं, किसी दीवार से जब वो एनर्जी टकराएगी और टकराकर जब वापस आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, यानी परावर्तन कहेंगे। इसका मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि ये जो इको है यानी कि प्रतिध्वनि है, ये किसके कारण उत्पन्न होती है, तो हम क्या कहेंगे? ध्वनि के परावर्तन यानी कि द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। आपसे पूछा है कि हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप, यानी कि दूरदर्शी के आविष्कारक कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास गैलीलियो, गुटेनबर्ग, एडिसन या ग्राहम बेल। ठीक है, हिंदी में भी नाम सेम ही है इनका। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पर टेलीस्कोप की इन्वेंशन की, तो द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द टेलीस्कोप इज गैलीलियो, यानी कि जो टेलीस्कोप के यानी कि दूरदर्शी के आविष्कारक है वो कौन है? गैलीलियो है। इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पर सीधा आपको वन लाइनर क्वेश्चन दिया जाता है कि बताइए इसका इन्वेंशन किसने किया। अभी पिछली बार आर्मी जीडी का पेपर हुआ था, उसके अंदर भी आपसे सीधा एक्सरे के इन्वेंटर पूछ लिए गए थे। तो इन्वेंटर आपको याद रखने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय विच दिस इज द बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन या एवोगाड्रो लॉ। हिंदी में अगर देखा जाए सवाल को तो एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में सदैव एक निश्चित अनुपातीय भार वाले समान तत्वों का संयोजन पाया जाता है। इस कथन को निम्न में से कौन सा नियम सबसे उत्कृष्ट तौर पर सिद्ध करता है? ऑप्शन है हमारे पास द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम, स्थायी संरचना, या मैं कह सकती हूँ इसको निश्चित अनुपात का नियम भी ये होता है। नेक्स्ट आपका अवोगाद्रो नियम। देखिए अगर हम लोग बात करें ये जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें बोल रखा है कि भैया एक रासायनिक यौगिक है, उसके अंदर जो तत्व पाए जाएंगे, जो एलिमेंट पाए जाएंगे,
वो भार के अनुसार समान संयोजन में होंगे, एक निश्चित अनुपात में होंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो पानी एक यौगिक अगर मैं मान लूं तो पानी के जो दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात हमेशा 1 और 8 होता है। और ये अनुपात हम कैसे निकालते हैं? इनके भार से निकालते हैं। कैसे भाई? यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन का मास 1 और ऑक्सीजन का मास 16, यानी कि 2:16 और 2 और 16 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 1:8 आता है। इसका मतलब जो अनुपात मैंने तत्वों का निकाला है, जो रेशियो मैंने एलिमेंट का निकाला है, वो कैसे निकाला है? वो इसके मास के अकॉर्डिंग, इसके द्रव्यमान के अनुसार निकाला है। तो इसका मतलब किसी भी यौगिक में जो तत्व होते हैं वो द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। ये कौन कहता है? ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कह सकते हो। इसको हम कह सकते हैं स्थायी संरचना का नियम, या कह सकते हैं इसको निश्चित अनुपात का नियम। तो कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं। ऑप्शन बस सी हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है कि वाटर इज एन एसिड, बेस, एम्फोटेरिक कंपाउंड या आइसोइलेक्ट्रिक कंपाउंड, यानी कि जल एक अम्ल है, क्षार है, उभयधर्मी यौगिक है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक यौगिक है। देखिए पानी की बात करें तो पानी को हम लोग एज एन एसिड भी इस्तेमाल करते हैं और एज अ बेस भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है, बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिससे पानी को हम लोग अम्ल की तरह इस्तेमाल करते हैं, जबकि बहुत सारी ऐसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें इसको क्षार की तरह इस्तेमाल करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ। पानी की अगर मैं बात करूँ तो पानी जो है जब ये ब्रेक डाउन होता है तो H+ और OH- देता है। आर्हेनियस की थ्योरी के अनुसार, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो है जो H+ आयन डोनेट कर दे और बेस वो है, क्षार वो है जो OH- डोनेट कर दे। और अब देखिए पानी के अंदर ये दोनों ही आयन देता है। इसका मतलब ये अम्ल की भांति भी कार्य कर सकता है, ये क्षार की भांति भी कार्य कर सकता है। अब क्योंकि ये दोनों की तरह काम कर सकता है इसीलिए हम इसको एम्फोटेरिक कहते हैं, यानी कि उभयधर्मी कहते हैं। उभयधर्मी एम्फोटेरिक का मतलब होता है वो कंपाउंड या वो यौगिक जो अम्ल तथा क्षार दोनों की भांति काम कर सकता है। ठीक है, अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं सम इलेक्ट्रॉनिक, तो सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको 2 कंपाउंड कम से कम चाहिए। यहाँ तो एक ही है, तो यहाँ तो हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो आपका है वो सही है। अगले सवाल की बात करते हैं। आपसे पूछा है कि विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, यानी कोयले का शुद्ध रूप क्या है? पीट कोल, लिग्नाइट कोल, बिटुमिनस कोल या एंथ्रासाइट। हिंदी में भी नाम सेम ही है इसका। अगर हम लोग बात करें कोल के रूप की तो ये 4 रूप होते हैं कोल के, यानी कोयले के 4 रूप है, और इन चारों में जिस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है उसी को हम कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कहते हैं। तो कार्बन की मात्रा सबसे अधिक किस में होती है? कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है एंथ्रासाइट में। अब क्योंकि कार्बन की मात्रा यहाँ पर सबसे ज्यादा है इसीलिए हम कहते हैं कि कोयले का शुद्ध रूप कौन सा है आपका? एंथ्रासाइट है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पर है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि सेंट्रल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, यानी कि एक वृहद केंद्रीय रिक्तिका मौजूद रहती है इन अ प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल या एल्गी सेल, वनस्पति कोशिका में, जीव कोशिका में, कीटाणु कोशिका में, शैवालों की कोशिका में। देखिए अगर हम लोग बात करें वैक्यूल्स की तो वैक्यूल्स को या रिक्तिका को मैं कह सकती हूँ कि इट इज द लार्जेस्ट ब्लैंक स्पेस इनसाइड द सेल, यानी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर कुछ खाली स्थान होता है जहां पर सारे के सारे मटेरियल स्टोर होते हैं। स्टोरेज सेक भी कहा जाता है इसको। सबसे छोटा ये होता है एनिमल सेल में और सबसे बड़ा ये होता है प्लांट सेल के अंदर। तो आप कह सकते हैं कि प्लांट सेल यानी कि वनस्पति कोशिकाओं में जो सेंट्रल वैक्यूल्स होता है वो कैसा होता है? वृहद होता है, यानी कि लार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है। आपसे पूछा जा रहा है कि बोमेन्स कैप्सूल अगर इन, यानी कि ये जो बोमेन कैप्सूल है, ये हिंदी में इसका थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो गया है। बोमेन कैप्सूल यानी कि बोमेन संपुट, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में, किडनी में यानी कि वृक्क में, पिट्यूटरी बॉडी यानी कि आपकी पीयूष ग्रंथि कह सकते हैं, और एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि ही कहलाती है। आपसे पूछा है बोमेन कैप्सूल कहाँ है, तो अगर हम बात करें किडनी की तो बोमेन कैप्सूल काम करता है यूरिन को बनाने का, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ब्लड को फिल्टर करने का। तो ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए सारी की सारी प्रोसेस कहाँ होती है? किडनी में ही होती है, क्योंकि भैया पानी तो वहीं पर हमारा फिल्टर हो रहा है। तो इसका मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि बोमेन कैप्सूल, बोमेन संपुट कहाँ उपस्थित है, तो हम क्या कहेंगे?
हम कहेंगे कि वो किडनी में है, क्योंकि बोमन कैप्सूल काम कर रहा है यूरिन बनाने का, या मैं कह सकती हूँ ब्लड को फिल्टर करने का, और ये दोनों काम कहाँ होते हैं? किडनी में ही होते हैं। इसलिए बोमन कैप्सूल की जो लोकेशन है वो कहाँ है? किडनी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यहाँ पर है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा है कि मिनरल्स एब्सॉर्ब बाय द रूट्स मूव टू द लीफ थ्रू जाइलम, फ्लोएम, सीव ट्यूब्स, नन ऑफ द अबव। यानी कि जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पत्तों तक पहुंचते हैं जाइलम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से, केशिका नलिकाओं द्वारा, या उपरोक्त तो कोई नहीं। देखिए अगर हम लोग बात करें जड़ों में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक पानी होता है, एक मिनरल होता है, यानी कि खनिज होता है। ये पानी और खनिज पदार्थ ये दोनों ही क्या होते हैं? जाइलम के द्वारा नीचे से ऊपर पत्तियों तक फैल जाते हैं। तो इसका मतलब अगर मुझसे ये पूछा जाए कि किस वाहिका द्वारा, किस मस्कुलर टिश्यू के द्वारा हम जल को या खनिज पदार्थों को जड़ों से ऊपर लेकर जाते हैं, तो हम किसका नाम लेंगे? जाइलम का नाम लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ये थे हमारे 10 सवाल। आई होप आपको ये आसान लगे होंगे, क्योंकि आपको कई बार इसकी प्रैक्टिस आपके मॉडल टेस्ट में कराई भी गई है और आगे आने वाले सवालों में इसी प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना भी है। तो इसीलिए इन तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहें। हम आपके लिए जल्दी नया मॉडल टेस्ट पेपर लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर नेवी एमआर के मॉडल पेपर लेके आए हुए हैं, जिसमें हम लोग जनरल नॉलेज के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि द 2 इंडियन हिस्टोरियंस एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है? तो इसका जो आंसर आप ऑप्शन देखेंगे, जिससे आपको आंसर की बहुत जल्दी क्लैरिटी हो जाएगी। जैसे पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, बिल्कुल सही। इन्हीं दोनों को सबसे ज़्यादा माना जाता है। जॉन मार्शल वॉज नॉट एन इंडियन, ठीक है, मगर इनके सुपरविजन में ही हड़प्पा की सिविलाइजेशन की खोज की गई थी, हड़प्पा की। ठीक है, तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने, आर डी बनर्जी भी कई जगह लिखा रहता है, 1922 में इन्होंने मोहनजोदारो की खोज की थी। तो आपका जो पहला ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही। हमको बाकी ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 ही जो पहले ऑप्शन दी गए यही दोनों आप सबको ही पता होगा। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज की थी। और इसी वजह सबसे पहला हमारी साइट कौन सी खोजी गई थी? हड़प्पा। इस वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्या? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा शहर जो खोजा गया था मोहनजोदड़ो, ही वॉज द फर्स्ट अर्बन सिटी, जहाँ पर हमारे विशाल स्नानागृह मिले थे, जहाँ पर ग्रीनरीज पाई गई थी। ठीक है, वो सिटीज़ कौन सा था? मोहनजोदारो। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए इतना ही काफ़ी, आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो भी आपका हिस्ट्री का है, बौद्धिज्म का। पूछा यह गया द सिंबल ऑफ बुद्धा रीयूनिकेशन। रीयूनिकेशन मीन्स क्या होता है? इनिशिएशन मीन्स होता है बुद्ध के गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग से कौन सा संबंध रखता है? ठीक है, तो बुद्ध का गृह त्याग बताया गया है हॉर्स में। ठीक है, आपका जो बुद्ध का बर्थ बताया गया है लोटस एंड बुल में बताया गया है। लोटस एंड बुल किसका सिंबल होता है? बुद्ध की बर्थ की घटना को बताता है। ठीक है, आपका धर्म चक्र परिवर्तन मीन्स व्हील जो होता है वो आपका बताता है फर्स्ट सरमन को। ठीक है, हॉर्स आपका जैसे मैंने बताया गृह त्याग को दर्शाता है। उसके अलावा आपका जो स्तूपा होता है वो आपका महापरिनिर्वाण मतलब डेथ को दर्शाता है। और जो फुट होते हैं, पैरों के निशान, वो निर्वाणा को दर्शाते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ सिंबल है। और एक बोधि ट्री होता है या पीपल का वृक्ष, वो आपके महाबोधि को दर्शाता है या फिर ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाता है। जब वहाँ पर जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ये महाबोधि को दर्शाता है। तो इस तरह से कुछ सिंबल हैं जो बुद्ध के जीवन को दर्शाते हैं। सबसे पहले जन्म को लोटस एंड बुल, उसके बाद उनका फर्स्ट सरमन या फिर कह सकते हो गृह त्याग, दूसरी क्रिया थी गृह त्याग जिसको घोड़े से दर्शाते हैं। फिर तीसरी क्रिया थी उनकी बोधि ट्री जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। चौथा था धर्म चक्र परिवर्तन या व्हील जहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। उसके बाद आपका आता है फुट जहाँ पर उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। और स्तूपा जब उनकी महापरिनिर्वाण या डेथ की घटना हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का गृह त्याग, घोड़ा। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
फाहियान केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ, चलिए पहले आ लेते हैं फाहियान था कौन। फाहियान एक चाइनीज ट्रैवल था, चाइनीज ट्रैवलर था, ठीक है, जो 399 ईस्वी में, ठीक है, 399 में चाइना से निकला था एट द एज ऑफ 60, ठीक है, 60 की उम्र में चाइना से निकला था। किसके लिए? बुद्ध के जितने भी स्थान थे, बुद्ध के ग्रंथों को ग्रहण मतलब समेटने के लिए कह सकते हो, या फिर उनकी खोज करने के लिए निकला था। ये 405 में अराउंड इंडिया अराइव हुआ था, 405 में, और 10 साल तक लगभग 411 ईस्वी में वो वापस हो गया था। उस टाइम पे भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। इसके बाद इसने एक बुक भी लिखी थी फागोजी, ठीक है, जिसका मतलब ये था कि द बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ साउथ एशिया, ठीक है, बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ साउथ एशिया, जिसका नाम था फागोजी, ठीक है। और ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। इसके अलावा इसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। तो फाहियान कौन था? एक चाइनीज ट्रैवल था जो अप्रॉक्स 405 में इंडिया विजिट किया था, और उस समय किसका शासनकाल था? चंद्रगुप्त द्वितीय का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच वॉज द कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, पहले जान लेते हैं, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी का स्लेव था। जब बैटल ऑफ तराइन के बाद उन्होंने, मोहम्मद गौरी ने 1192 में भारत पे विजय हासिल की थी, उसके बाद उसने अपने गुलाम को कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया था भारत में ही, नॉर्दर्न रीजन में, ठीक है, अजमेर और इसके रीजन में। और वहीं पे इसने 1296 ईस्वी में, या कह सकते हो कि 1206 ईस्वी, सॉरी नॉट 96, 1206 ईस्वी में इसने किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी, गुलाम डायनेस्टी की, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी किसको घोषित किया था? लाहौर को घोषित किया था। 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 1210 में। इसके बीच में इसने कई सारे आर्किटेक्चर भी बनवाए जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, पहली भारत की मस्जिद कुव्वत उल इस्लाम, इसका निर्माण दिल्ली में करवाया, कुतुब मीनार के पास। दूसरी चीज़, इसने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। कुतुब मीनार की नींव भी किसने डाली थी? इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करा, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। तीसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा, जो आपका जयपुर में स्थित है, ये दोनों आपके दिल्ली में है। और तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, सॉरी अजमेर, आई एम सॉरी, थोड़ा सा फंबलिंग हो रही है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ये दिल्ली में है और ये कहाँ पर है? अजमेर में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से इतने ही क्वेश्चन आते। पहला क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसने अपनी राजधानी किसको घोषित की थी? लाहौर को। उसके बाद उसने कुव्वत इस्लाम मस्जिद बनाई थी, कुतुब मीनार मस्जिद बनवाई। कुव्वत इस्लाम पहली मस्जिद बनाई थी, कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, दोनों कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। उसके अलावा इसको लाख बख्श भी कहा जाता था, या फिर लखदाता भी इसको उपाधि दी गई थी। किसकी? लखदाता की, ठीक है। कुतुब मीनार का इसका निर्माण नींव किसने किसके लिए डाली थी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो इनके सूफी सेंट थे, उन्हीं की याद में इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार का निर्माण करवाने की नींव डाली थी। दैट्स इट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? लाहौर को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज चौथ? चौथ क्या था? चौथ एक तरह का टैक्स था जो मराठाओं द्वारा लिया जाता था। चौथ, जैसे चौथ का नाम ही से पता चल रहा है, चौथ क्या होता है? 1/4 मतलब 1/4, और 25% 25% ऑफ प्रोडक्शन जो टैक्स लिवाइड करते थे वो कौन करते थे? मराठास लोग लिवाइज करते थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टैक्स लिवाइड बाय मराठास। चलिए, मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर 1/4 होता था या 25% होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन की गई थी? ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन की गई थी, ठीक है। किसके किसके बीच? शाह आलम द्वितीय, ठीक है, और किसके किसके बीच साइन की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव।
या फिर कह सकते हो इसकी जगह रॉबर्ट क्लाइव लिख देख सकते हो क्योंककि उसी ने रिप्रेजेंट किया था, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेशन किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 1765 में ट्रीटी साइन की गई थी, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में हुई थी। बैटल ऑफ बक्सर की वजह से, बैटल ऑफ बक्सर, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के युद्ध के बाद, मतलब बक्सर के युद्ध के बाद 1764 में जो हुआ था, 1765 में एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसको हम लोग ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद भी कहते हैं, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था? एक थे आपके मुगल सम्राट शाह आलम, सेकंड एक थे शुजाउद्दौला, ये कौन थे? अवध के नवाब थे। और तीसरे कौन थे? मीर कासिम। ये एक्स नवाब थे, कहाँ के? बंगाल के, बंगाल के एक्स नवाब थे। वर्सेस किसके बीच हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला अवध के नवाब और मीर कासिम बंगाल के एक्स नवाब के साथ किसके साथ हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को विजय हासिल हुई थी और उसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की थी। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट इन्होंने ले लिए थे, ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी राइट ले लिए थे और इन्होंने किसकी स्थापना की थी? एक ड्वेल गवर्नमेंट की स्थापना की थी, ठीक है, जिसको कह सकते हैं दोहरी सरकार की स्थापना भी बैटल ऑफ बक्सर के साथ ही 1765 में की गई थी। ये सारे पॉइंट थे इससे रिलेटेड, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से रिलेटेड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। रिटर्न टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो या नारा किसने दिया था? आप सभी को पता है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। कब दिया था उन्होंने? जब 10 अप्रैल 1875 में जब आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो ये भी एक क्वेश्चन आपका बन गया है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? 10 अप्रैल 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती जी ने। तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये नारा दिया था कि आप वेदों की ओर लौटो या फिर रिटर्न टू द वेदास। और इनके कहने का तात्पर्य यही था कि वैदिक युग की जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं उनको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए, जैसे कि वैदिक युग में सती प्रथा जैसी कुरीतियाँ नहीं थी, चाइल्ड मैरिज नहीं थी, बाल विवाह नहीं था, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अलाउड था। तो इस तरह की जितनी भी अच्छी चीज़ें थी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए हमको, और समाज की जितनी भी कुरीतियाँ हैं या फिर जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उनको हमको रिमूव करना चाहिए। तो ये नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। कब दिया था? जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 10 अप्रैल 1875 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। The plot of the novel आनंद मठ written by बंकिम चटर्जी is based upon, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का कथानक आधारित है। मतलब जो बंकिम चटर्जी का नाटक था या उपन्यास था आनंद मठ, वो किस घटना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है। 18वीं शताब्दी में सन्यासी रिवोल्ट किया गया था, जिसको सन्यासी रिवोल्ट की उपाधि भी वॉरेन हेस्टिंग ने दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको सन्यासी विद्रोह की उपाधि किसने दी या इसको सन्यासी विद्रोह कहा किसने था? वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। ये सही मायने में था क्या? सन्यासी विद्रोह एक तरह से कह सकते हो आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुआ था, उसके बाद जब बंगाल और बिहार के उनको, जब भी हम लोगों ने पढ़ा था, बंगाल बिहार के जब उनको दीवानी राइट मिल गए थे तो वो बहुत एक्सप्लॉइट करते थे अंग्रेज लोग, जिससे वहाँ के इतने भी लोग तो उनमें बहुत ही रोष की भावना या फिर कह सकते हो कि क्रोध की भावना बढ़ती चली गई थी, जिसके लिए उन्होंने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह में छोटे से बड़े तक सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, इवन सन्यासियों ने भी भागीदारी ली थी, जिसकी वजह से वॉरेन हेस्टिंग ने इसको एक तरह का सन्यासी विद्रोह नाम घोषित कर दिया था, ठीक है, सन्यासी विद्रोह घोषित कर दिया था। और सन्यासी रिवोल्ट जो हुआ था उसमें एक स्लोगन लगता था, एक स्लोगन था ओम वंदे मातरम। ये लोग किस स्लोगन का इस्तेमाल करते थे? ओम वंदे मातरम। ये लोग ओम वंदे मातरम जो स्लोगन था, नारा था, ये लगाते हुए सन्यासी रिवोल्ट कर रहे थे, सन्यासी विद्रोह। तो इसी पे आधारित, इसी विद्रोह पे आधारित बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक आनंद मठ लिखा था। और एक क्वेश्चन ये भी आता है, हमने वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया है? ये भी हमने कहाँ से लिया है? बंकिम चंद्र चटर्जी के नॉवल आनंद मठ से लिया है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन। सीधा सीधा क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला नहीं है। इसके राइटर कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया और हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया था। इसमें नथिंग टू टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हु वॉज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो यहां से एक आंसर तो इन्होंने ही दे दिया कि कब बनी थी, 1917 में। दूसरा आंसर मैं ऐड कर देता हूं कि 1917 का सेशन हुआ कहां पर था? कलकत्ता में। कहां पर हुआ था? कलकत्ता में। अब तीसरा क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है कि उसकी अध्यक्षता किस औरत ने या किस महिला ने की थी, तो वो महिला कौन थी? एनी बेसेंट जी, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, एनी बेसेंट। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉज द लीगल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, हमारे संविधान का जो निर्माण प्रारंभ हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ हुआ था और 2 साल 11 महीने तक और 18 दिन तक ये निर्माण चला और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, उसमें एक दूसरी मीटिंग थी 9 दिसंबर के बाद। दूसरी मीटिंग हुई थी हमारी 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 में, जहां पर हमने अपना संवैधानिक सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था। स्थायी अध्यक्ष चुना था जो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी मीटिंग में, दूसरी ही मीटिंग में, हमने एक संवैधानिक सलाहकार भी चुना था, निर्वाचित किया था, सही कहने में कह सकते हो, सलाहकार भी चुना था। वो सलाहकार कौन थे? B.N. राव, मीन्स बेंगल नरसिंह राव। तो हमारे बेनेगल नरसिंह राव, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, बेनेगल नरसिंह राव। कब चुना गया था इनको? 11 दिसंबर 1946 को। क्या? संवैधानिक सलाहकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंह राव, या फिर कई जगह पे इसका आंसर आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के दे देगा B.N. राव। तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, B.N. राव। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्रीज। हमने जो संविधान का अपना संघवाद, हाँ बिल्कुल सही, संघवाद किस देश से लिया है, किस देश के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है? तो हमारा जो संघवाद है वो अमेरिका जैसा नहीं है, वो हमारा संघवाद कैसा है? कनाडा जैसा। मतलब यहाँ पर फर्क क्या हुआ अमेरिका और कनाडा में? अमेरिका में ऐसा संघवाद है जहाँ पर केंद्र और सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, परंतु केंद्र सरकार राज्य सरकार के कामों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकती है जब हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं। परंतु भारत और कनाडा के संविधान में ऐसे है जहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को शक्तियाँ तो अलग अलग दी गई हैं, परंतु केंद्र सरकार राज्य सरकार के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है। दैट्स वाई हमने अपना ये संविधान का जो संघवाद का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है? संघवाद का कॉन्सेप्ट हमने किस देश से लिया है? कनाडा से, ना कि अमेरिका से। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है, SSDR। ऐसे याद रखिएगा, SSDR मतलब सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, सोवेरियन संप्रभुत्व या प्रभुत्व संपन्न या संप्रभुत्व, डेमोक्रेटिक ठीक है, प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, या फिर लोकतांत्रिक और रिपब्लिक मीन्स प्रजातांत्रिक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, थोड़ा सा बाद में समझेंगे। पहले इतना समझ लेना कि हमारे संविधान में 5 चीज़ें बताई गई हैं SSDR, जिसमें से पहले ये 3 चीज़ बताई गई थी। इन दोनों को 42वें संवैधानिक संशोधन
1976 के तहत जोड़ा गया था। कौन कौन सा? सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड। पहले हमारे पास सिर्फ 3 चीज़ें थी, प्रभुत्व संपन्न, गणतांत्रिक और प्रजातांत्रिक हमारा भारत था, परंतु बाद में 1976 में 2 वर्ड और जोड़ दिए गए। तो हम लोग SSSDR देख लेते हैं। SSSDR, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। एक प्रभुत्व संपन्न, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, एक प्रजातांत्रिक और एक गणराज्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आई होप यहां तक समझ में आएगा। इसको याद रखिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार। ठीक है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें इस चीज को ध्यान देने लायक है, किसने मेंशन किया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से। अगर बिना भीमराव अम्बेडकर को मेंशन किए पूछता तो आंसर क्या हो जाता? प्रीएम्बल। इस चीज को याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, कई लोग गलत कर ले आते हैं। प्रस्तावना, अगर डायरेक्टली पूछा जाए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो क्या हो जाएगा? प्रीएम्बल। परंतु अगर इसने मेंशन कर दिया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसको कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को, जिसके तहत आप मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट दायर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत रिट दायर कर सकते हो और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट दायर कर सकते हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, वॉयलेट हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन मूव टू द कोर्ट, आप कोर्ट की शरण में जा सकते हो। तो इसी को या फिर इसको दूसरा नाम भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? छठे मौलिक अधिकार से, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो देख लेते हैं कौन सा? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम नहीं दिया, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या हिंदी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद इसका कौन सा है? आर्टिकल 32। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? काउ प्रोटेक्शन बिल्कुल इंक्लूडेड है हमारे गांधीवादी विचारधारा के तहत। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट भी मॉडर्न कह सकते हो सोशलिस्ट विचारधारा के तहत। अप्रोप्रिएशन वर्क ऑफ कंडीशन एक्जैक्टली 48, दोनों 48 के पार्ट है। और लास्ट इज एंड ऑफ टचेबिलिटी, नहीं, ये तो आर्टिकल 17 में संबंधित है बेटा। आर्टिकल 17 मीन्स राइट टू इक्वालिटी के अंदर, मतलब फंडामेंटल राइट, ये तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बताया गया है। एंड ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत होना चाहिए, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D1। तो इसने पूछा नहीं सम्मिलित है, नहीं पूछा है तो कौन सम्मिलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत। ये किसमें सम्मिलित है? मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हैड देयर? पार्लियामेंट कितने सेशन होते हैं? पार्लियामेंट के कुल 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, तीनों ही सेशन होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबव ऑल। होते कब कब है? बजट सेशन होता है आपका फरवरी से लेकर मई तक, फिर 1 महीने की छुट्टी होती है, फिर मानसून सेशन स्टार्ट हो जाता है जुलाई से लेकर सितंबर तक, फिर 1 महीने की ये लोग छुट्टी लेते हैं, फिर स्टार्ट हो जाता है विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है, नवंबर से दिसंबर तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबव ऑल। तीनों ही संसद के सत्र होते हैं। चलिए वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन को आर्टिकल 324 में संविधान के दर्शाया गया है। किसमें? आर्टिकल 324 में। ठीक है, जिसके तहत ये बताया गया है कि जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त, उसकी जो पदावधि होती है वो कितने वर्षों की होती है? 6 ईयर और 65 ऑफ ईयर, जो भी इन दोनों में से पहले आ जाए। मतलब क्या हुआ इसका? मान लो कोई बंदा 61 साल की उम्र में चीफ इलेक्शन कमीशन बनता है, ठीक है, तो वो 6 साल का टेन्योर तो पूरा नहीं कर पाएगा, उसकी 65 एज 4 साल में ही आ जाएगी, तो इसको रिटायर कर दिया जाएगा। मतलब या फिर कोई बंदा अगर मान लो 58 की उम्र में आया है तो वो 64 साल की उम्र में जाकर रिटायर होगा, क्योंकि उसकी 6 साल पहले आ रही है। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, 6 साल की टेन्योर या फिर 65 साल की उम्र, उस हिसाब से आदमी को रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। हिंदी में भी देख लेते हैं। ठीक है, मुख्य चुनाव आयोग की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले
आ जाए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज द ओल्डेस्ट इन कंटेस्ट ऑफ फॉर्मेशन? निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आपको पता ही होगा, रॉक साइकिल सबसे पहले मैग्मा होता है अर्थ के मेंटल में, जब वो बाहर आता है सॉलिडिफाई होता है या ठंडा होता है, जिसकी वजह से हमारी पहली रॉक बनती है इग्नियस रॉक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टानें। अब ये चट्टानें फिर से कई सारे इरोजन की वजह से या अपर्दन की वजह से छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूट जाती है और ये किस तरह की रॉक बना लेती है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जिसको हम लोग किस रॉक के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कायांतरित चट्टानें कहते हैं, नहीं सॉरी अवसादी चट्टानें कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं, अवसादी। और तीसरी, इसके बाद जब ये इनके ऊपर या इस रॉक के ऊपर हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर लगता है, इसको समझाना पड़ता है बेटा, उसके लिए हम लोग अलग से देख लेंगे। अब इतना समझ लो, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये लगता क्यों है ये बाद में समझेंगे। जिसकी वजह से ये चट्टानें क्या करती हैं, अपना रूप ही बदल लेती हैं। इस वजह से इनको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, या फिर रूपांतरित चट्टानें कहते हैं, या फिर कायांतरित। ठीक है, तो हमारी तीन तरह की चट्टानें होती हैं, सबसे पहले इग्नियस, फिर सेडिमेंट्री, फिर मेटामॉर्फिक। ये दोनों चेंज होती रहती हैं, इन दोनों में से कोई भी बन सकता है। तो सही मायने में सबसे पहली चट्टान कौन सी बन रही है, हमारी आग्नेय चट्टान है। उसी के बाद बाकी चट्टानें बन रही हैं। सबसे पुरानी चट्टान कौन सी हो जाएगी, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टानें। ये डायग्राम याद रखिएगा, इसको रॉक साइकिल भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड GMT? IST इक्वल टू GMT प्लस 530। इस चीज को याद रखिएगा। हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है या फिर भारत का समय लंदन के समय से ब्रिटेन के समय से कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटे आगे हैं हम लोग। कहाँ से, लंदन के समय से। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पास कहाँ से होता है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से। हमारा भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरता है, 82.5 डिग्री पूर्व से, 82 डिग्री ईस्ट से। और इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू GMT प्लस 530, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम लोग कितने घंटे आगे, 5.5 घंटे, या फिर लंदन से 5.5 घंटे आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1। अब तो समझाने की जरूरत है नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितना अंतर आगे है, 5.5 घंटे। चलो आगे है, अंतर पूछा इन्होंने, मतलब 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं। चलो आगे देख लेते हैं। गांधी सागर, ये तीनों के तीनों, जवाहर सागर और ये तीनों आपके चंबल नदी पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेंगे, गांधी सागर, जवाहर सागर। अच्छा, इन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है, किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर आपका MP में है, मध्य प्रदेश में है, और बाकी दोनों कहाँ पर है, राजस्थान में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 चंबल नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज नोन बाय द निक नेम गार्डन ऑफ स्पाइसेस? मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये हम सभी लोग जानते हैं लगभग कि केरला को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। कर्नाटक के बेंगलोर शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इसको स्टील सिटी कहा जाता है, और गोवा को क्या कहा जाता है, डेस्टिनेशन सिटी या फिर पर्ल ऑफ द ओरिएंटेशन, मीन्स जहाँ पर आप हॉलीवुड सिटी कह सकते हो, हॉलीडे सिटी भी समझ सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरला, जिसको मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज धुआंधार नेशनल पार्क? दुधवा नेशनल पार्क, ना कि धुआंधार। धुआंधार तो MP में है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क पूछा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में दुधवा नेशनल पार्क हमारा स्थित है, लखीमपुर खेरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वॉज द फर्स्ट सार्क समिट? सार्क का पहले फुल फॉर्म याद रखिएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी। ठीक है, और इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, काठमांडू, और ढाका बांग्लादेश में इसका पहला समिट किया गया था। इन्होंने वही पूछा है शायद, फर्स्ट समिट कहाँ हुआ था, ढाका में, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, अर्जुन अवार्ड सबसे पहले खेल के क्षेत्र में दिया जाता है।
1961 में दिया जाना इसको प्रारंभ किया था, ठीक है, खेल के क्षेत्र में। इसमें दिया क्या किया जाता है, 5 लाख रुपए और एक ब्रॉन्ज की अर्जुन की मूर्ति, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्जुन अवार्ड इज गिवन इन द विच फील्ड, खेल की फील्ड में। अगर ये भी पूछ ले किस साल दिया जा प्रारंभ किया था, तो 1961 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और मेरे ख्याल से आखिरी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। कुचिपुड़ी इज द डांस ऑफ विच स्टेट। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। गुजरात का डांडिया और गरबा। डांडिया और गरबा कहाँ का फोक डांस है, गुजरात का है। केरला का है आपका कथकली और मोहिनी अट्टम। उसके अलावा आपका एक दो और होता है, जैसे उड़ीसा का ओडिसी है और कर्नाटक का यक्षगान है। ये भी याद रखिएगा, कर्नाटक का क्या है, यक्षगान है। और ये कर्नाटक का हो गया। और उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का भी एक डांस है जिसको हम लोग कथक कहते हैं, वो कहाँ का, उत्तर भारत का। तो ये सारे डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। चलिए यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद आज के लिए। और आप लोग को अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप एमकेसी परिवार में कभी भी आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हेलो बच्चों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एमकेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है अर्थमेटिक के, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो बच्चों जितने भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप सभी को यही कहेंगे, पेन और कॉपी लेके बैठो, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन खुद से बनाओ और देखो आपने कितने में से कितने क्वेश्चनों का सही जवाब दिया है। तो बच्चों बिना देर किए हुए चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, यहाँ का पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या का 1/6वां भाग इसी संख्या के 1/9वें भाग से 100 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। बेसिकली बच्चों हम लोग संख्या x मान के लगाते हैं, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं तो वहां पर x y हमें छोड़ना पड़ता है। चीज़ों को कुछ ऐसे मेथड से करना होता है ताकि चीज़ों को हम कम से कम समय में कर पाएँ। तो किस तरीके से करें इस सवाल को ताकि कम से कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। 1/6 एंड 1/9 है बच्चों। आप समझिएगा जो डिनोमिनेटर होता है ये हमेशा 100% होता है। ऊपर का जो वैल्यू होता है बच्चों वो रिजल्ट होता है हमारा। क्या होता है, रिजल्ट। नीचे का वैल्यू वर्जिनल वैल्यू होता है, यानी कहने का मतलब जो संख्या है वो नीचे की वैल्यू है। लेकिन बच्चों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ तो संख्या अलग है, यहाँ संख्या अलग है। संख्याएं क्या है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 9 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, संख्याएं हमारी सेम होनी चाहिए। सो मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2। बच्चों हम देख पाते हैं यहाँ 3 बाई और 3 छंग 18 हो जाएगा, 2/18 हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में नंबर्स हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। और इसी संख्या का 1/6 भाग 3 होगा, इसी संख्या का 1/9वां भाग 2 होगा और इन दोनों का डिफरेंस बच्चों हमें दिया गया है 100, यानी 1/6वां भाग 1/9वें भाग से 100 अधिक है। तो हमने देखा 3 जो है 2 से 1 ज्यादा है और उसी 1 का वैल्यू है बच्चों 100। तो संख्या हमारी 18 थी, 18 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1800 और ये हमारा डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। जब फ्रैक्शन मेथड आपको पता होगा तो हर एक चैप्टर के सवाल आपके फ्रैक्शन मेथड से बनने लगेंगे। जहां भी भिन्न की बात होगी वो सारे सवाल आपके बच्चों सेकंड में सॉल्व हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, एक कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों ने उतने रुपए का योगदान किया जितने की पिकनिक की कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या थी। हमने डिसाइड किया अपनी क्लास में, बच्चों से कहा बच्चों पिकनिक पे चलना है, लेकिन फ्री में नहीं ले जाएंगे, आपके पैसे लगेंगे। पैसे कितने लगेंगे, स्कूल के अध्यापकों के लिए जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे 150 रुपये प्रति अध्यापक ने योगदान किया। कुल एकत्रित धनराशि 1350 है। टीम का नेतृत्व कर रहे अध्यापक की संख्या 3 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। बच्चों हमने क्लास में बच्चों से कहा बच्चों पिकनिक पे ले चलेंगे, लेकिन जितने बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, अपनी संख्या के जितनी आपकी संख्या है उतना उतना पैसा प्रत्येक बच्चे को देना पड़ेगा। इन द सेंस बच्चों अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो सभी बच्चे को 10-10 रुपए देना पड़ेगा। जितनी उनकी संख्या है उनको अपनी संख्या के ही अनुपात में पैसे भी कलेक्ट करने हैं और वही सब पैसा और अध्यापकों का पैसा मिला के हमारे पास 1350 होता है। तो बच्चों हमें बच्चों की संख्या नहीं पता है, विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता है, तो हमने मान लिया उनकी संख्या x है, जितनी उनकी संख्या है उतना ही वो पैसा भी दे रहे हैं।
अगर मान लो 5 बच्चे हैं और सभी बच्चे 5-5 रुपए देंगे तो कलेक्ट कितना हुआ, 25 रुपए कलेक्ट हुआ। अगर x बच्चे हैं और सभी बच्चे x रुपए देंगे तो पैसा कलेक्ट कितना हुआ, x इंटू x। एक टीचर दे रहा है 150 रुपए, तो 3 टीचर कितना पैसा देंगे, 450 रुपए। बच्चों का पैसा टीचर का पैसा मिला के हो गया 1350। प्यारे बच्चों, x स्क्वायर प्लस 15 तिया 45, 450 बराबर 1350। इधर वैल्यू जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे बच्चों 900 आएगा। x का वैल्यू जो हो जाएगा √900, जिसका मान क्या होता है, 30 होता है। क्लास में बच्चे कितने हैं, 30 बच्चे हैं बच्चों। सेकंड में हो जाएगा सवाल, जरा सा भी समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन से भी करना चाहें तो क्वेश्चन ऑप्शन हो सकते हैं बच्चों। अर्थमेटिक में खास बात यह है, कभी आपका क्वेश्चन एग्जाम में छूट नहीं सकता है। जो भी क्वेश्चंस आपके छूट रहे हैं उन क्वेश्चनों को आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक टीचर 150 रुपया देगा, तीन टीचर कितने देंगे बच्चों, 450 देंगे। 1350 रुपया था, टीचर का पैसा हटा दो, टीचर का पैसा हटा दो, पैसा कितना बचा, 900 बचा बच्चों, 900 बचा। जितने बच्चे उतनी ही संख्या में पैसा भी दे रहे हैं, x बच्चे x ही पैसा देंगे तो वैल्यू हमारा स्क्वायर में चला जाएगा। बस ये देख लेना है किसका स्क्वायर रूट है, जिसका स्क्वायर रूट है हमारा आंसर हो जाएगा। या बच्चों ऐसे 30 बच्चे हैं, 30 रुपए देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 900। एक टीचर देगा 150 तो 3 टीचर देंगे 450, मिला के 1350 हमारा ऑप्शन। बाई ऑप्शन भी सवाल को किया जा सकता है, सारे सवाल सेकंड में बन जाते हैं। बस ये है कि आपकी अभ्यास अच्छी होनी चाहिए। प्यारे बच्चों देखो 3 लोग हैं, श्याम भैया हैं, मोहन भैया हैं और कौन है, राजू भैया हैं। तो ठीक है, श्याम को यस लिख दिया, मोहन को बच्चों हमने क्या लिख दिया, यम लिख दिया। ठीक है, श्याम को यस, मोहन को यम, राजू को आर लिख दिया। कह रहा है श्याम के पास मोहन का 2/3 है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या कहा, नीचे का वैल्यू टोटल होता है, ऊपर का वैल्यू रिजल्ट होता है। यहाँ टोटल वैल्यू बच्चों मोहन का होगा। अगर मैं बोलूँ मेरे पास आपका पैसे का 2/3 है, तो जब तक आपका पैसा नहीं पता होगा तब तक मेरा पैसा नहीं आएगा। तो बच्चों जब तक मोहन का पैसा नहीं पता रहेगा तब तक श्याम का पैसा नहीं आएगा। तो मोहन का पैसा बच्चों 3 हो गया, श्याम का पैसा 2 हो गया। मोहन हो गए 3, श्याम हो गए 2। आगे देखो बच्चों, मोहन के पास राजू का 3/5 है। मोहन के पास राजू का 3/5 है, यानी रिजल्ट किसका आना है, मोहन का आना है। राजू कहाँ है, नीचे हैं, और मोहन कहाँ है, ऊपर है। क्योंकि बच्चों अगर 5 का 3/5 निकालोगे देखो 3 ही आता है। ये किसका पैसा हो गया, मोहन का हो गया। मोहन का पहले से ही 3 है, कुछ नहीं करना है, राजू का 5 लिख दो। क्योंकि मोहन का 3 यहाँ भी था, मोहन का 3 यहाँ भी था, तो कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, मोहन का 3, राजू का 5। राजू के पास 800 रुपया है बच्चों, 5 का वैल्यू कितना दिया है, 800। राजू के पास 800 रुपया है तो 5 का वैल्यू 800 है बच्चों, तो 1 का वैल्यू 5 छंग 30, 5 का नम 5, 5 छंग 30, 1 का वैल्यू 160। किसका पैसा पूछा है, श्याम का। श्याम के पास कितना पैसा है, 2 रेशियो। 1 रेशियो का वैल्यू अगर 160 है तो 2 रेशियो का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 16 दूनी 32, 320। किस ऑप्शन में है बच्चों, बी ऑप्शन में। सेकंड में सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और बच्चों आपके एग्जाम का लेवल यही है, अगर इस लेवल के क्वेश्चंस आपने अच्छे से तैयार कर लिए, 101% कह रहा हूं बच्चों, एग्जाम में 100% क्वेश्चन सही करके आओगे, बेहतर से बेहतर प्रदर्शन होगा आपका। लेकिन आपके ऐसे क्वेश्चनों के लेवल अच्छे से तैयार होने चाहिए, प्रिपेयर होने चाहिए बच्चों। हमारा फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें एक संख्या गिवन है, ठीक है, दूसरी संख्या नहीं पता है, लासा दिया है 48, मासा दिया है बच्चों 4। काट दिया बच्चों का 48, 4 चौका 16, दूसरी संख्या क्या हो गई बच्चों 16, हमारा आंसर क्या हो गया 16। चलें बच्चों अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल क्या है, 5वां क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, कह रहा है बच्चों किसी क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों का औसत जो है 30 वर्ष है, कप्तान की भी आयु शामिल कर लिया जाए, औसत 1 बढ़ जाता है। प्यारे बच्चों औसत का मतलब पता है कि नहीं पता है, क्लासरूम में तो आपने पढ़ा ही होगा कि औसत का मतलब होता है, अगर हमने कह दिया किसी क्लास की औसत 30 है तो इसका मतलब उस क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबकी एज 30 है।
औसत एक ऐसा रेंज होता है जो डिफाइन करता है सारी संख्याएं इसी रेंज में हैं। अगर बच्चों बोला गया है 10 लोगों का औसत 30 है तो ठीक है, सभी की एज 30 है। कप्तान आता है तो एक औसत बढ़ जाता है, इसका मतलब है कप्तान का वजन 30 से ज़्यादा था, उसके आने से एवरेज में एक का इंक्रीमेंट होता है, उसके आने से लोग 11 हो जाते हैं। अगर लोग 11 हुए और सबका औसत बच्चों 1 बढ़ जाएगा, औसत में 1 की वृद्धि यानी सबकी एज में 1 की वृद्धि, तो लोग तो 11 है। अगर औसत 1 बढ़ा, लोग 11 हैं तो 11 किलो और बढ़ गया, यानी कप्तान जो था बच्चों 30 + 11 था, यानी कप्तान का वजन कितना हो गया 41 ईयर्स। प्यारे बच्चों सेकंड में एज की बात कर रहा है 41 ईयर्स, वेट की बात करेगा 41 kg जैसे भी दिया रहेगा। वर्ष की बात बच्चों 10 लोगों का औसत जो था, अगर अब बाई कॉन्सेप्ट करते तो आप कहते 10 लोगों का जो कुल योग होगा वो 300 होगा। कप्तान के आने से लोग 11 हो गए, औसत 1 बढ़ गया तो औसत 31 हो गया। 31 का 11 में गुणा करेंगे 341 हुआ। बच्चों 10 लोगों का था, एक कप्तान के आने से 341 हो गया, जितना बढ़ गया वही कप्तान है। लेकिन कॉमन सेंस क्या कहता है, सभी 30 हैं, कप्तान आया 1 बढ़ा, 11 लोग हो गए, 11 और बढ़ जाएगा, कप्तान 41 साल। तो बच्चों हम सेकंड में इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे, लेकिन आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से तैयार होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको सवाल करने में समय लग सकता है, इसलिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो बच्चों अगला सवाल है, 2 गिलास में 1/2। बच्चों हमारे पास 2 गिलास है, यहाँ 2 समान गिलास होना चाहिए। बच्चों एक गिलास लिखा है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 इक्वल ग्लासेस, तो इंग्लिश में सही लिखा है बच्चों, सो डोंट वेरी। 2 समान गिलास बच्चों जिनमें क्रमशः 1/2 1/3 भाग दूध से भरे हैं। हमारे पास 2 इक्वल ग्लासेस हैं बच्चों, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/3 मिल्क से भरा हुआ है। इसका 1/2 और इसका बच्चों 1/3 मिल्क से भरा हुआ है। आगे सवाल अभी मत पढ़ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर दोनों गिलास की मात्रा समान है, लेकिन हम देख रहे हैं पहले गिलास में 2 लीटर, दूसरे गिलास में 3 लीटर। एक कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनको इक्वल करते हैं बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई एंड 2 से मल्टीप्लाई। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाइंगे 3/6। तो प्यारे बच्चों इस गिलास में भी 6 लीटर, इस क्लास में भी 6 लीटर। ऊपर रिजल्ट किसका आएगा, मिल्क का आएगा। 1/2 का मतलब हाफ, 3 का मतलब 6 का आधा, यानी 3 लीटर मिल्क है बच्चों। इसमें 2 लीटर मिल्क है, 1/3 6 का 1/3 2 होगा बच्चों, तो 2 लीटर मिल्क है। आगे पढ़ते हैं, उन्हें पूरी तरह से पानी से भर दिया गया। इसके बाद बच्चों जो बचा उसमें पानी भर दिया गया, इसमें जो बचा पानी भर दिया गया। दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में रख दिया गया, तीसरे बर्तन में रख दिया गया बच्चों। इसमें कह रहा है मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसमें मिल्क कितना था, 3 लीटर था, इसमें मिल्क कितना था, 2 लीटर था। बच्चों गिलास तो हमारी 6 लीटर की थी ना, अगर इसमें 3 लीटर मिल्क था, आधा दूध था तो आधा पानी भी था। इसमें बच्चों 6 लीटर के गिलास में अगर 2 लीटर मिल्क था तो पानी कितना था, 4 लीटर। प्यारे बच्चों नए गिलास में रेशियो क्या बनेगा, 5:7 का सेकंड में आंसर। चलते हैं अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, एक परीक्षा में 30% विद्यार्थी बच्चों गणित में ठीक है भाई, मैथ में 40% साइंस में ठीक है बच्चों, 40% साइंस में, 25% दोनों में फेल हो गए। इतने लोग फेल हो गए बच्चों, मैथ में 30% फेल हुए और साइंस में 40%, दोनों में 25%। प्यारे बच्चों अगर हम बात करें कि ओनली मैथ में कितने लोग फेल हुए तो हमें पता है 5%। भाई 30% जो फेल थे उसमें 25 लोग ऐसे भी थे जो इंग्लिश में साइंस में भी फेल थे। तो सिर्फ मैथ की बात करेंगे तो 5% लोग हैं जो सिर्फ मैथ में फेल है। अगर वैसे ही मैं बात करूं ओनली साइंस में कितने फेल हैं तो बच्चों 40% में 25% बच्चे दोनों में कॉमन थे। तो यहां पर बच्चे सिर्फ 15% साइंस में फेल और बच्चों दोनों में वे फेल 25%। तो ओवरऑल फेल बच्चों 15, 5, 20, 25, 45, 45% बच्चों दोनों सब्जेक्ट में फेल है। बच्चों की संख्या जो होती है बच्चों हमेशा 100% होती है। अगर 45% बच्चों फेल हैं तो पास बच्चों की संख्या होगी 55%। इनकी संख्या 220 दिया है, 55 चौका 220 बच्चों, 1% का वैल्यू 4 होगा। बच्चों की कुल संख्या पूछा है तो कुल बच्चे 100% थे बच्चों, आंसर आ गया 400 यानी ए ऑप्शन। क्लियर है बच्चों। चले अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8वां नंबर है।
33 मीटर कपड़ा बेचने पर बच्चों हमें सेलिंग प्राइस दे दिया, 33 मीटर कपड़ा बेचते हैं, एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ। प्यारे बच्चों 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया मान लो। अगर 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 33 रुपया होगा, और बच्चों 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य 11 रुपया होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य के बराबर ही लाभ होता है। आपने 33 में बेचा, 11 रुपया कमा लिया, यानी खरीदा कितने में होगा? 22 में। 22 में खरीदा, 33 में बेचा, 11 कमाया। बच्चों प्रॉफिट परसेंट चाहिए, प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणा में 100। वैसे भी दिख रहा है बच्चों 50% है, 22 पे 11 कमाया है तो कितना परसेंट है? 50%, यानी बच्चों ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे, ठीक है बच्चों 2000 रुपए थे, कह रहा है उसने 1/5% पे, 1/4% पे, 1/4% पे, 1/5% पे, 5% का मतलब होता है 4 + 1%। साधारण ब्याज पर उधार दे दिया, 1 वर्ष बाद बच्चों 92 रुपए ब्याज के रूप में मिला, 5% पे ब्याज पे दी गई राशि। अगर बच्चों उसे 4%, अगर वह 2000 रुपए को सिर्फ 4% पे ही इन्वेस्ट किया होता, ओनली 4% पे, तो बच्चों उसे कितना ब्याज मिलता? 20 चौका 80 रुपया, लेकिन ब्याज कितना मिला? 92 रुपया, तो 12 रुपया एक्स्ट्रा मिला। क्यों मिला? क्योंकि एक पे बच्चों उसने 5% पे इन्वेस्ट किया था, यानी 4 से ज़्यादा 1% ज़्यादा पे इन्वेस्ट किया था, इसीलिए बच्चों 12 रुपये का डिफरेंस क्रिएट हुआ, 12 रुपये एक्स्ट्रा मिला उसे। तो 1% का मतलब अगर 12 रुपया है बच्चों तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। हमसे किसका पूछा था? 5%। ये बच्चों 5% का वैल्यू है। 4% का पूछता तो 1200 हटा देते, यहाँ पर आ जाता 800, लेकिन नहीं पूछा गया है। 5% का आंसर 1200, बी ऑप्शन। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे अपने। प्यारे बच्चों अजय और विमल भैया हैं, किसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। अजय अकेला काम करेंगे 24 दिन में करेंगे, विमल अकेला कितने दिन में करेंगे? 48 एलसीएम हो गया, 16 तिया 48 हो गया, 24 दूना 48। एक दिन का काम होता है बच्चों, अजय करेंगे एक दिन में 2 काम, तो विमल एक दिन में कितना करेंगे? विमल करेंगे एक दिन में 1 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम। अजय का 2 काम तो विमल का 1 काम। विमल एक दिन में 1 काम करेंगे बच्चों, तो 48 काम कितने दिन में करेंगे? 48 डेज में, यानी हमारा आंसर हो गया बच्चों बी ऑप्शन। क्लियर? चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। समान गति से चलते हुए एक ट्रेन 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, बच्चों एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन जा रही है, प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस हमें दिया है 110 मीटर को 10 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है भाई, 10 सेकंड में पार कर लेती है। टेलीग्राफ पोस्ट को, यानी एक खंबा है बच्चों जिसको पार करती है 5 सेकंड में। ठीक है, ट्रेन की चाल क्या होगी? प्यारे बच्चों सोचो ना, कुछ सवाल हमें ऐसे भी मिलेंगे जहां सोचना समझना भी नहीं पड़ेगा, सवाल के आंसर आ जाएंगे। देखो कैसे, अगर कभी कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो इसका मतलब उसने खुद की दूरी को पार किया है, सिर्फ अपनी दूरी को पार किया, खंबे का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। यानी इस ट्रेन ने इस खंबे को पार किया तो खुद को पार किया, पायलट से गया और गार्ड तक जब पार हो जाएगा बच्चों तो पूरी ट्रेन पार हो जाएगी। और पूरी ट्रेन पार करने में 5 सेकंड लग रहा है, यानी ट्रेन खुद की दूरी को पार करने में 5 सेकंड ले रहा है। 110 मीटर पार कर रहा है तो 10 सेकंड लग रहा है। यानी बच्चों यहाँ पर अगर उसने इसको पार किया तो खुद को भी पार किया और 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को भी पार किया। तो खुद को पार करने में 5 सेकंड लिया, 110 मीटर को पार करने में भी 5 सेकंड लिया। यानी बच्चों हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 सेकंड लगा, 110 मीटर जाएगा अगर 5 सेकंड में, तो डी बराबर क्या होता है? यस, डिस्टेंस 110 मीटर, टाइम बच्चों 5 सेकंड, चाल कितना आ गया? 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22 मीटर पर सेकंड, ये हमारी स्पीड हो गई। तो बच्चों आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलो बच्चों अगले सवाल पे। बच्चों एक त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो दिया है 1/2 अनुपात है 1/3 अनुपात है 1/4, एलसीएम हो जाएगा 12, 2 छंग 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12। एलसीएम का कोई मतलब नहीं होता बच्चों, हमेशा आपको पता होगा इनका जो ऊपर रेशियो आ गया वही इनका रेशियो होता है। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हो गया। त्रिभुज का परिमाप बच्चों 52 है, परिमाप का मतलब तीनों तरफ की दूरी बच्चों 6, 4, 10, 3, 13 है। इनकी भुजाओं की जो टोटल दूरियां होंगी बच्चों 13 यूनिट होंगी, क्योंकि ये हमारा रेशियो है। इनका वैल्यू 52 दिया है तो 13 चौका 52 बच्चों 1 यूनिट का जो मान हो जाएगा वो
कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान बच्चों 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भुजा कौन है बच्चों, 3 है। अगर 1 का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बच्चों सी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगला सवाल बच्चों 13 नंबर है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं इक्वल है, ठीक है। किनारों को काट कर एक समखष्टभुज बनाया गया, यानी बराबर बराबर काटेंगे बच्चों तभी हमारा समखष्टभुज बनेगा। अगर हम बराबर बराबर कट करेंगे तभी हमारा बच्चों समखष्टभुज बनेगा, यानी इस तरीके से बच्चों हमारे खष्टभुज बन जाएंगे। ये हमारा क्या बन गया बच्चों, समखष्टभुज बन गया। कह रहा है कि इस खष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, इसकी साइड 6 6 6 थी और जो हमारा कट करने पे बना होगा ये 2 2 2 होगा, यानी इसकी साइड 2, इसकी साइड 2, इसकी साइड 2, ये सारी साइड 2 2 है बच्चों। और अगर इसकी बात करेंगे 2 2, यानी जो ट्रायंगल हमारा बनेगा ये भी सम त्रिभुज होगा, इसकी भी सारी साइड्स क्या होंगी बच्चों, 2 2 होंगी। अगर हम पूरे बड़े के ट्रायंगल में से छोटे तीनों ट्रायंगलों का बच्चों अगर हम एरिया हटा देंगे तो किसका एरिया बचेगा, समखष्टभुज का बचेगा। तो प्यारे बच्चों समखष्टभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है इसका जो एरिया होगा बच्चों वो होगा, त्रिभुज जो हमारा समबाहु त्रिभुज है, बड़ा क्षेत्रफल है, √3/4 का स्क्वायर माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर। बच्चों छोटे त्रिभुज के लिए है, लेकिन इसमें 3 से गुणा कर देना ताकि तीनों त्रिभुजों का निकल जाए। पूरे का निकालेंगे बच्चों √3/4, साइड इसकी 6 गुणे 6 है, इसका निकालेंगे 3 गुणे √3/4, इसका बच्चों साइड कितना है 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 4 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6, 3 त्रिक का 9, 9 करड़ी में 3 में से बच्चों 3 करड़ी में 3 जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6 करड़ी में 3 किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में हमारा आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। चलते हैं बच्चों अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 14 है। प्यारे बच्चों इसका वैल्यू हमें गिवन है, इसका मान पूछा है। हमें पता है x² - 3x + 1 बराबर 0 है। अगर हम सभी डाटा में x से भाग कर दें तो यहाँ भी x से भाग कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी बच्चों एक x कैंसिल क्या बचेगा, ओनली x कैंसिल क्या बचेगा -3 और प्लस बच्चों 1/x, यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा बराबर 0। तो x + 1/x बराबर क्या होगा, 3 उधर जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा, यानी इसका मान कितना आ गया 3, इसी का मान पूछा था, इसका मान कितना आ गया 3 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। तो अगला सवाल है बच्चों हमारा, अगर सेम सवाल है बच्चों सेम पैटर्न पे x³ + 1/x, ठीक है, x² - x + 1। अगर बच्चों हम सब में x से भाग करें, यहाँ भी x से भाग करें और यहाँ भी x से भाग करें, x कटेगा तो ऊपर बचेगा x² + 1/x²। अगर बच्चों यहाँ भी x से भाग करें, यहाँ भी x से भाग करें, यहाँ भी x, एक x कैंसिल होगा, ओनली x, यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर प्लस 1/x बचेगा, ठीक है। बच्चों इसका फार्मूला होता है a² - 2, शॉर्ट ट्रिक पढ़ा होगा तो बाई कॉन्सेप्ट जाएंगे तो बहुत लंबी पड़ जाएगा, यही कॉन्सेप्ट होता है, ए ट्रिकी फार्मूला उसी कॉन्सेप्ट से क्रिएट होता है। बच्चों यहाँ पर वैल्यू निकलेगा x + 1/x, इनको साथ में लिख लिया, -1 को साइड में कर दिया। a का मतलब होता है बच्चों, a का वैल्यू हमें गिवन है 3, करेंगे 3² - 2 अपान में 3 - 1, यानी बच्चों 3 का स्क्वायर 9 - 2 7 आ गया, 3 में से 1 गए बच्चों 2 आ गया, 7/2 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। प्यारे बच्चों 15 क्वेश्चनों का सेट था आपका, 15 क्वेश्चंस के सेट थे, आई होप कि बेहतर लगा होगा। प्यारे बच्चों मॉडल पेपर का मतलब होता है हम ये मान के चलते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो चुकी है, आप अभ्यास कर रहे हैं और आपने एक बेहतर अभ्यास किया होगा। आपने कितने क्वेश्चनों के सही जवाब दिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना, फैला देना। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। आपकी बेस्ट फ्रेंड किताबें होती हैं जो आपका करियर बनाती हैं और आपके ड्रीम्स को पूरा करती हैं। इसलिए मेजर कलसी क्लासेस लेकर आया है रक्षा क्षेत्र की सभी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के लिए एमकेसी पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी मटेरियल, जो कि सेना द्वारा प्रेस्क्राइब्ड लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित हैं, जिसमें आपको मिलेगा आसान भाषा में एक्सप्लेनेशन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर और ढेर सारे क्वेश्चन के कलेक्शंस, ढेर सारे शॉर्टकट और ट्रिक के साथ साथ क्वेश्चन को इजी, मीडियम और हार्ड लेवल में बांटा गया है। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को चैप्टर और टॉपिक वाइज मेंशन किया गया है, जो कि आपके 100% सफलता को सुनिश्चित करेंगे। तो देर किस बात की, तो आज ही ऑर्डर कीजिए अपनी डिफेंस प्रिपरेशन की बुक dlp.majorkalsiclasses.com से और कॉल कीजिए 9696330033 पर।